मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। मांग, किसी भी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में उल्टा संबंध होता है और वस्तु की मांग उसकी कीमत के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। उस संवेदनशीलता को मापने की कुछ श्रेणियां होती है, जिन श्रेणियों पर आज इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मांग की कीमत लोच को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी में जो मांग की लोच है वो इन्फिनिटिव होती है, यानी उसे मापा नहीं जा सकता। मूल्य के स्थिर रहने पर भी मांग जब आगे या पीछे यानी बढ़ती है या घटती है तो वह पूर्णतया लोचदार मांग या हाईली इलास्टिक डिमांड होती है और उस मांग की संवेदनशीलता को मापा नहीं जा सकता। इसी चरण में आगे बढ़ते हुए वह स्थिति आती है जहां मांग की लोच इकाई से ज्यादा होती है, यानी मूल्य में जितना परिवर्तन होता है उससे अधिक उसकी मांग पर परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। इसके आगे बढ़ते हुए वह स्थिति आती है जहां मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होती है, यानी जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु की मांग भी परिवर्तित होती है। इसके बाद वह स्थिति आती है जहां वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी मांग में उस अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। उस स्थिति को 1 से कम इस निशान से संवेदनशीलता में दिखाया जाता है। और अंतिम स्थिति वह है जहां मूल्य चाहे कितना भी बदले मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। हम देखते हैं कि यह स्थितियां अलग अलग संवेदनशीलताओं के स्तरों को दर्शाती है, जहां हाईली इलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतया लोचदार मांग, सापेक्षतया लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग व 0 के बराबर लोचदार मांग, इन 5 श्रेणियों में मांग की कीमत लोच को विभाजित किया गया है। मांग की कीमत लोच उस संवेदनशीलता को दिखाती है जो संवेदनशीलता किसी वस्तु की मांग की उस वस्तु के मूल्य के प्रति मापी जाती है। मित्रों, पहले रेखा चित्र में इन सभी श्रेणियों को अब हम रेखा चित्रों के माध्यम से समझने वाले हैं। तो पहले रेखा चित्र में हम पूर्णतया लोचदार मांग की संवेदनशीलता के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, यहां हम देख सकते हैं कि ओ रेखांश पर P जो है वह किसी वस्तु का मूल्य है और यह स्थायी मूल्य है यानी स्थिर मूल्य है, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक मात्रा है वह Q है और यह मात्रा Q से Q1 भी जाती है, यानी यह मांग जो है, मांगी गई मात्रा जो है वह बढ़ती भी है और यह मांगी गई मात्रा जो है वो Q2 के स्तर पर भी आती है यानी घटती भी है। तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच जो है वह हाईली इलास्टिक है और इन्फिनिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो डी वक्र बन रहा है उस वक्र पर जो मूल्य है वो बिल्कुल स्थिर है, वह बिल्कुल स्थायी है, एक बिंदु पर टिका हुआ है। लेकिन जो मांगी गई मात्रा है वह इन बिंदुओं पर घटती भी है और बढ़ती भी है। मित्रों, ऐसा उन वस्तुओं के संबंध में देखा जाता है जिन वस्तुओं की सीजनल डिमांड होती है, यानी क्लाइमेटिक, जो हम कह सकते हैं कि जैसे बरसात के मौसम में कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है लेकिन उन्हीं वस्तुओं की मांग गर्मी के मौसम में घट जाती है। कुछ वस्तुएं जैसे कि गर्म कपड़े जो होते हैं उन गर्म कपड़ों की जो मांग है वह सर्दियों में बढ़ जाती है, लेकिन गर्मियों में उन गर्म कपड़ों की मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक उनके मूल्य का संबंध है, आप गर्म कपड़ों को अगर गर्मी में भी खरीदोगे तो आपको उतना ही मूल्य देना पड़ेगा जितना कि मूल्य आपको सर्दियों में देना पड़ता है। तो गर्म कपड़ों के या
अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समयानुसार उनकी मांग बढ़ती भी है और घटती भी है। तो इस प्रकार पूर्णतया लोचदार मांग के जो प्रकृति है वो हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जहां मूल्य में परिवर्तन नहीं होता लेकिन मूल्य के विपरीत मांग बढ़ती भी है और घटती भी है। इसके आगे की जो श्रेणी है वह है सापेक्षतया लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग। जैसा कि मैंने आपको 5 श्रेणियों की चर्चा में बताया था कि सापेक्षतया लोचदार मांग की स्थिति वह स्थिति होती है जहां मूल्य के अनुपात में मांग जो है उसमें ज्यादा परिवर्तन देखा जाता है। यहां इस रेखा चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ओ रेखांश पर P जो है वह किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है, वह Q जो है उस वस्तु की प्रारंभिक मात्रा है। जैसा कि मूल्य व मांग में विपरीत संबंध होता है, हम देख सकते हैं कि जैसे ही मूल्य P से P1 आता है उस वस्तु की मांगी गई मात्रा Q से Q1 हो जाती है। लेकिन इस श्रेणी में जो एक विसंगति है वह यह है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन आया है उससे अधिक अनुपात में उस वस्तु की मांग में परिवर्तन आया है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आया है। अतः इस रेखा चित्र के माध्यम से हम उस परिस्थिति को सिद्ध करते हैं जहां किसी भी वस्तु की कीमत लोच इकाई से ज्यादा होती है। यहां जितना परिवर्तन इस वस्तु के मूल्य में आया है उस अनुपात में इसकी मांग में ज्यादा परिवर्तन आया है। इस कारण इस वस्तु की मांग को इकाई से अधिक मांग की लोच इस स्थिति के नाम से सिद्ध किया जाता है। अगर इसे एक लघु रूप में बताया जाए तो जब वस्तु के मूल्य में कम परिवर्तन होने के बाद भी वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन ज्यादा होता है तो उस स्थिति को इकाई से अधिक संवेदनशील या लोचदार मांग की श्रेणी में रखा जाता है। ज्यादातर ऐसा उन वस्तुओं के प्रकृति में होता है जिन वस्तुओं की मांग जो है वह बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है और जिनके मूल्य में थोड़े से परिवर्तन के कारण भी उनकी मांग घटती और बढ़ती है। हम देखते हैं कि दूध का जो मूल्य होता है वह घटता और बढ़ता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में अगर दूध के मूल्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो दूध की जो मांग है उसमें बहुत ज्यादा जो है विचरण देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि दूध प्राप्ति के कई साधन बाजार में उपलब्ध हैं। और यहाँ अर्थशास्त्र का वह नियम भी लागू होता है कि जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो, यानी फुल्ली कंपटीशन मार्केट हो, उस समय सापेक्षतया लोचदार की मांग की स्थिति देखी जाती है, जहां वस्तु की मांग में उसके मूल्य के अनुपात में कई अधिक परिवर्तन होता है या देखा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अगली श्रेणी में हम देख सकते हैं इकाई के बराबर लोच। जो पिछली श्रेणी हमने देखी थी वह थी इकाई से अधिक लोच, जहां मांग में कम परिवर्तन, मूल्य में कम परिवर्तन होने के बावजूद मांग में बहुत अधिक विचलन देखा जाता है। लेकिन जहां इकाई के बराबर लोच होती है वहां मूल्य व मांग में एक अनुपात या एक ही प्रतिशत में परिवर्तन देखा जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जब प्रारंभिक मूल्य P के स्तर पर होता है तो वस्तु की मांग Q के स्तर पर होती है, लेकिन जैसे ही मूल्य P से P1 जाता है, यानी P से P1 के स्तर तक नीचे गिरता है, जो वस्तु की मांग है वह Q से Q1 के स्तर तक बढ़ जाती है। यहाँ एक जो विलक्षण परिस्थिति देखने को मिलती है वह यह है कि इन प्रकृति की वस्तुओं में जो मांग का वक्र बनता है वह आयताकार अतिविलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में बनता है। इस रेखा चित्र में एक लघु रूप में इस आयताकार अतिविलय को दर्शाया गया है, जहां
वस्तु की कीमत लोच जो है वह इकाई के बराबर है। यहां अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो जितना प्रतिशत या जिस अनुपात में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ है उतना ही प्रतिशत या उसी अनुपात में वस्तु की मांग भी बदलेगी। ऐसी वस्तुओं की प्रकृति किसी भी प्रकृति की हो सकती है जिनका उनके मूल्य व उनकी मांग में एक समान संबंध हो। हम बाजार में देख सकते हैं कि अगर अनार का मूल्य 100 रुपए प्रति किलो है तो 100 रुपए प्रति किलो पर उसकी मांगी गई मात्रा 250 ग्राम होगी, लेकिन वह मूल्य अगर 100 रुपए प्रति किलो से 50 रुपए प्रति किलो तक आ जाता है तो निश्चित रूप से मांगी गई मात्रा भी 250 ग्राम से आप बिल्कुल दुगनी बढ़ के 500 ग्राम तक चली जाती है। यानी इस प्रकृति की वस्तुओं में जिस अनुपात में इन वस्तुओं का मूल्य बदलता है उन्हीं अनुपात में इन वस्तुओं की मांग भी बदलती है। यानी यह वह प्रकृति की वस्तुएं होती है जिनकी मांग जो है इकाई के बराबर लोचदार होती है, या सरल शब्दों में इन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होने के कारण इन वस्तुओं की उतनी ही मांग होती है जितनी यह वस्तुएं सस्ती या महंगी होती है। अगर यह महंगी होगी इनकी मांग कम होगी, अगर यह सस्ती होगी इनकी मांग बढ़ जाएगी, लेकिन मांग उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में इनके मूल्य में परिवर्तन आया है। एक देखने वाली बात यहां यह भी है कि जो मूल्य में परिवर्तन आया है वह PA और P1O के क्षेत्रफल में देखा जा सकता है। तो इस स्तर और इस स्तर का जो परिवर्तन है उसे डेल्टा P से अंकित किया जाएगा। इसके विपरीत जो मांग का परिवर्तन है वह डेल्टा Q के संकेत से अंकित किया जाएगा। डेल्टा P का संकेत मूल्य में हुए परिवर्तन के क्षेत्रफल को दर्शाता है, जबकि डेल्टा Q का संकेत जो है वह मांग में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। और यहां बिल्कुल साफ रूप से हम देख सकते हैं कि यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात जो वस्तु की कीमत मांग लोच है वह इकाई के बराबर है, और यह इकाई के बराबर मांग की लोच उस वस्तु की मांग के वक्र पर आयताकार अतिविलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आकार लेती है। मित्रों, इसके अगली जो श्रेणी है वह है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग ज्यादातर जो स्थायी उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनमें इकाई से कम लोचदार मांग देखी जाती है। इसका हम उदाहरण पेट्रोल की कीमत से ले सकते हैं कि जब बाजार में पेट्रोल का मूल्य 70 रुपए प्रति लीटर था तो भी हम उतनी ही पेट्रोल की खपत कर रहे थे, और आज जब वह मूल्य 90 रुपए प्रति किलो तक 90 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, उस परिस्थिति में भी पेट्रोल की खपत जो है वह उतनी ही हो रही है जितनी 70 रुपए में हो रही थी। तो ऐसी प्रकृति की वस्तुओं के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने के बाद भी इनकी मांग में बहुत ही कम अनुपात या कम प्रतिशत में परिवर्तन देखा जाता है। इस रेखा चित्र में O अक्षांश पर हम देख सकते हैं कि P जो है वह किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है, और इस प्रारंभिक मूल्य पर उसकी मांगी गई मात्रा OQ के बराबर है। लेकिन जब यह मूल्य P से P1 तक आता है, यानी यह मूल्य जब गिरता है तो मांगी गई मात्रा भी Q से Q1 चली जाती है। लेकिन यहाँ जो अलग प्रकार का जो विचलन हमें देखने को मिल रहा है वह यह है कि मूल्य में हुए बदलाव का क्षेत्रफल यानी डेल्टा P जो है वह मात्रा में हुए क्षेत्रफल के बदलाव से अधिक है, यानी डेल्टा P इज मोर देन डेल्टा Q। यानी वस्तु के मूल्य में हुआ परिवर्तन वस्तु के मात्रा में हुए परिवर्तन के अनुपात में अपेक्षाकृत ज्यादा है। अतः यहाँ वस्तु की जो कीमत लोच है वह इकाई से कम मापी जाएगी, क्योंकि वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है, वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हुआ है वह उस वस्तु के मूल्य के अनुपात में बहुत कम है। अगर इन चारों श्रेणियों को थोड़ा सरल भाषा में मैं परिभाषित करूं
तो वस्तु जो है मांग की कीमत लोच जो है वह सीधा सीधा वस्तु की मांग का वस्तु के मूल्य के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो हम देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है वह कम संवेदनशील है, यहाँ डेल्टा क्यू है जो इसके बराबर संवेदनशील है। यहाँ हम देख सकते हैं जो डेल्टा क्यू पिछले रेखा चित्रों में बना था वह अधिक संवेदनशील था, और जो पहले रेखा चित्र में डेल्टा क्यू बना था वह संवेदनशील था और हाईली बहुत ही उच्च श्रेणी की संवेदनशीलता उसमें थी और वह मापी नहीं जा सकती। विद्यार्थी मित्रों, अगली श्रेणी में हम देख सकते हैं इकाई के बराबर लोच। जो पिछली श्रेणी हमने देखी थी वह थी इकाई से अधिक लोच, जहां मांग में कम परिवर्तन, मूल्य में कम परिवर्तन होने के बावजूद मांग में बहुत अधिक विचलन देखा जाता है। लेकिन जहां इकाई के बराबर लोच होती है वहां मूल्य व मांग में एक अनुपात या एक ही प्रतिशत में परिवर्तन देखा जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जब प्रारंभिक मूल्य P के स्तर पर होता है तो वस्तु की मांग Q के स्तर पर होती है, लेकिन जैसे ही मूल्य P से P1 जाता है यानी P से P1 के स्तर तक नीचे गिरता है, जो वस्तु की मांग है वह Q से Q1 के स्तर तक बढ़ जाती है। यहाँ एक जो विलक्षण परिस्थिति देखने को मिलती है वह यह है कि इन प्रकृति की वस्तुओं में जो मांग का वक्र बनता है वह आयताकार अतिविलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में बनता है। इस रेखा चित्र में एक लघु रूप में इस आयताकार अतिविलय को दर्शाया गया है, जहां वस्तु की कीमत लोच जो है वह इकाई के बराबर है। यहां अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो जितना प्रतिशत या जिस अनुपात में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ है उतना ही प्रतिशत या उसी अनुपात में वस्तु की मांग भी बदलेगी। ऐसी वस्तुओं की प्रकृति किसी भी प्रकृति की हो सकती है जिनका उनके मूल्य व उनकी मांग में एक समान संबंध हो। हम बाजार में देख सकते हैं कि अगर अनार का मूल्य 100 रुपए प्रति किलो है तो 100 रुपए प्रति किलो पर उसकी मांगी गई मात्रा 250 ग्राम होगी, लेकिन वह मूल्य अगर 100 रुपए प्रति किलो से 50 रुपए प्रति किलो तक आ जाता है तो निश्चित रूप से मांगी गई मात्रा भी 250 ग्राम से आप बिल्कुल दुगनी बढ़ के 500 ग्राम तक चली जाती है। यानी इस प्रकृति की वस्तुओं में जिस अनुपात में इन वस्तुओं का मूल्य बदलता है उन्हीं अनुपात में इन वस्तुओं की मांग भी बदलती है। यानी यह वह प्रकृति की वस्तुएं होती है जिनकी मांग जो है इकाई के बराबर लोचदार होती है, या सरल शब्दों में इन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होने के कारण इन वस्तुओं की उतनी ही मांग होती है जितनी यह वस्तुएं सस्ती या महंगी होती है। अगर यह महंगी होगी इनकी मांग कम होगी, अगर ये सस्ती होगी इनकी मांग बढ़ जाएगी, लेकिन मांग उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में इनके मूल्य में परिवर्तन आया है। एक देखने वाली बात यहाँ यह भी है कि जो मूल्य में परिवर्तन आया है वह PA और P1O के क्षेत्रफल में देखा जा सकता है। तो इस स्तर और इस स्तर का जो परिवर्तन है उसे डेल्टा P से अंकित किया जाएगा। इसके विपरीत जो मांग का परिवर्तन है वह डेल्टा Q के संकेत से अंकित किया जाएगा। डेल्टा P का संकेत मूल्य में हुए परिवर्तन के क्षेत्रफल को दर्शाता है, जबकि डेल्टा Q का संकेत जो है वह मांग में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। और यहां बिल्कुल साफ रूप से हम देख सकते हैं कि यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात जो वस्तु की कीमत मांग लोच है वह इकाई के बराबर है, और यह इकाई के बराबर मांग की लोच उस वस्तु की मांग के वक्र पर आयताकार अतिविलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आकार लेती है। मित्रों, इसकी अगली जो श्रेणी है वह है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग ज्यादातर जो स्थायी उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनमें इकाई से कम लोचदार मांग देखी जाती है। इसका हम उदाहरण
पेट्रोल की कीमत से ले सकते हैं कि जब बाजार में पेट्रोल का मूल्य 70 रुपए प्रति लीटर था तो भी हम उतनी ही पेट्रोल की खपत कर रहे थे, और आज जब वह मूल्य 90 रुपए प्रति किलो तक 90 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, उस परिस्थिति में भी पेट्रोल की खपत जो है वह उतनी ही हो रही है जितनी 70 रुपए में हो रही थी। तो ऐसी प्रकृति की वस्तुओं के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने के बाद भी इनकी मांग में बहुत ही कम अनुपात या कम प्रतिशत में परिवर्तन देखा जाता है। इस रेखा चित्र में O अक्षांश पर हम देख सकते हैं कि P जो है वह किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है, और इस प्रारंभिक मूल्य पर उसकी मांगी गई मात्रा OQ के बराबर है। लेकिन जब यह मूल्य P से P1 तक आता है, यानी यह मूल्य जब गिरता है तो मांगी गई मात्रा भी Q से Q1 चली जाती है। लेकिन यहाँ जो अलग प्रकार का जो विचलन हमें देखने को मिल रहा है वह यह है कि मूल्य में हुए बदलाव का क्षेत्रफल यानी डेल्टा P जो है वह मात्रा में हुए क्षेत्रफल के बदलाव से अधिक है, यानी डेल्टा P इज मोर देन डेल्टा Q, यानी वस्तु के मूल्य में हुआ परिवर्तन वस्तु के मात्रा में हुए परिवर्तन के अनुपात में अपेक्षाकृत ज्यादा है। अतः यहाँ वस्तु की जो कीमत लोच है वह इकाई से कम मापी जाएगी, क्योंकि वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है, वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हुआ है वह उस वस्तु के मूल्य के अनुपात में बहुत कम है। अगर इन चारों श्रेणियों को थोड़ा सरल भाषा में मैं परिभाषित करूं तो वस्तु जो है मांग की कीमत लोच जो है वह सीधा सीधा वस्तु की मांग का वस्तु के मूल्य के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो हम देख सकते हैं कि डेल्टा Q जो है वह कम संवेदनशील है, यहाँ डेल्टा Q है जो इसके बराबर संवेदनशील है। यहाँ हम देख सकते हैं जो डेल्टा Q पिछले रेखा चित्रों में बना था वह अधिक संवेदनशील था, और जो पहले रेखा चित्र में डेल्टा Q बना था वह संवेदनशील था और हाईली बहुत ही उच्च श्रेणी की संवेदनशीलता उसमें थी और वह मापी नहीं जा सकती थी। इसके आगे की जो श्रेणी है वह है